नमस्ते बच्चों, आ जाइए सभी। फिर हम शुरू कर रहे हैं ये लेक्चर आज का, जो कि 10वीं क्लास से संबंधित है। अगर आप 10वीं कक्षा से हैं तो बने रहिए हमारे साथ और आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो चैप्टर होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार भी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, हमारा जो सेशन होगा वो होगा क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 जो आपकी बुक का नाम है, ये आपकी किताब का नाम है। और गद्य खंड, गद्य खंड मतलब इसमें क्षितिज भाग 2 में 2 खंड हैं, एक तो गद्य खंड और एक काव्य खंड। गद्य खंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और काव्य खंड की 9 कविताएं हैं। काव्य खंड में जो 9 कविताएं हैं वो पहले से लेके यानी पाठ 1 से लेके 9 तक है, उसको आप कविता कह लीजिए। तो 9 कविताएं होने के बाद गद्य खंड शुरू होता है। और दूसरी बात कि गद्य खंड शुरू होता है पाठ 10 से। तो पाठ 10 और पाठ 11 के बाद पाठ 12 है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इनके जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। यशपाल जी हैं। आज हम इसकी यानी लखनवी अंदाज की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। लाइन बाय एक्सप्लेनेशन मतलब हर पंक्ति की सरल व्याख्या समझेंगे कि किस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए करें शुरू। आप सभी रेडी हैं? और इसका जो ड्यूरेशन रहेगी लगभग 1 घंटे की। 1 घंटे में आराम से हो जाएगा ये पाठ। तो इसकी जो ड्यूरेशन है लखनवी अंदाज वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आशीष है और मेरी योग्यता हिंदी विषय से एमए अर्थात मास्टर डिग्री है और दूसरे साथ साथ बीएड भी है। ठीक है, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुका हूँ कुछ एक, तो उसमें मैं एस्टेट और रीट एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, और मैं अपने अनुभव की बात करूं, एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे 11 वर्षों का अनुभव है। मतलब मुझे पढ़ाते हुए एक हिंदी एज ए हिंदी टीचर मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। और मैंने ज़्यादातर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ही पढ़ाया है। तो चलिए, ये तो थी मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे पाठ की इंट्रोडक्शन। पाठ की इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, मतलब एक ऐसी समरी जो इस पाठ की है और वो हम अब जानेंगे। परंतु उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप समरी नहीं सुनते हो, पाठ के सार को नहीं समझते हो, या ये कह लूँ कि पाठ में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर नहीं सुनते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगी जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा तब। तो हर पंक्ति की जब हम व्याख्या करेंगे, समझेंगे, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा अगर आप ये जो समरी है वो नहीं सुनते हो तो इसको बड़ा ध्यान से सुनना है। इस बात को इग्नोर नहीं करना, स्किप भी नहीं करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अगर इस पाठ को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो अब थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में जानना। इस पाठ में 2 पात्र हैं। पहला है नवाब साहब और दूसरा है लेखक। ठीक है बच्चों, तो अगर आप में से कोई लखनऊ साइड से है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, या ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, क्योंकि इस पाठ का जो कनेक्शन है वो लखनऊ से है। मतलब लखनऊ से रिलेटेड ये पाठ है या लखनऊ के लोगों से रिलेटेड ये बात है। तो अगर आप
लखनऊ के साइड के रहने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अदर जो स्टूडेंट हैं जो लखनऊ के आसपास के नहीं हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अभी कमेंट कर सकते हैं आप, अभी भी तो कर दीजिए। और दूसरा, हाँ, कि अब इस पाठ में जो लखनऊ के लोगों की बात की गई है, चर्चा की गई है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक बात बता देता हूँ कि ये बात जो लिख रहे हैं, ये जो पाठ लिखा है वो यशपाल द्वारा रचित है। यशपाल जी अच्छे लेखक हैं। उन्होंने अ, उन्होंने लखनऊ के जो लोग हैं वो थोड़ा दिखावा ज़्यादा कर लेते हैं। मैं कुछ लोग की बात कर लो या यूँ कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा होंगे, मेरी नज़र से बात कर रहा हूँ तो सभी ऐसा होंगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ एक ऐसे ना हो, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे लखनऊ के जो दिखावा करते हैं, या यूँ कह सकते हो कि वो नवाब बनते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे पहले, प्राचीन काल में चले जाएं तो पहले नवाब साहब थे। वो नवाब साहब थे मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे। वहाँ के जो लोग थे, बहुत पैसा हुआ करता था, अमीरी हुआ करती थी, जो कि गलत नहीं है, ये रियलिटी है, पहले ऐसा हुआ करता था। तो अब, लेकिन अब राजा महाराजा का तो समय है नहीं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी कुछ ऐसे हैं जो नवाब साहब बनते हैं। नवाब साहब जैसे मतलब नवाब साहब मतलब कि वो अपने आप को अमीर दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स, एक ऐसे ही एक पात्र के बारे में कहानी है, वो हम आज समझने वाले हैं, जिनका जो इस पाठ में नवाब साहब के नाम से जाने जाएंगे। नवाब साहब ही हैं, उनका एक्चुअल में नाम क्या है, वास्तव में नाम क्या है, इस बारे में पाठ में कहीं नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, और इनके जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। लेखक और नवाब साहब का क्या मिलन हुआ, ये जो पाठ में क्या बता रखा है शुरू से सुन लीजिए, फिर हम पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बात कर रहा हूँ, एक बार लेखक एक ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, उसने लेखक ने ट्रेन का जो टिकट है वो टिकट ले लिया सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास का मतलब आप लोग ने भी ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपको पता हो कि वहाँ जनरल डिब्बा भी होता है, वहाँ थर्ड क्लास का डिब्बा भी होता है, सेकंड का भी होता है, फर्स्ट का भी होता है, और शायद वो एसी रूम्स का भी होता हो, यानी एसी डिब्बा, वातानुकूलित, जिसको जिसके बाहर लिखा होता है। तो अब इनके जो पैसे लगते हैं वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर जनरल का टिकट लोगे तो आपको कम पैसों में ही आपका टिकट मिल जाएगा, काम चल जाएगा। अगर आप थर्ड क्लास का लेते हो थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और सेकंड का और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और फर्स्ट में और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसा लगता है इन टिकट लेने का। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, जानबूझकर महंगा लिया। कारण ये था कि वो सोचे कि डिब्बे में कोई खास लोग तो होंगे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होंगे नहीं, और शायद खाली ही होगा। कौन लेता है सेकंड क्लास का टिकट, कौन पैसे खर्च करता है इतने। लेकिन लेखक ने जानबूझ के इसलिए लिया कि खाली डिब्बा होगा तो हम कुछ अपनी ही कहानी सोचेंगे, अपना ही कुछ लिखने के लिए तैयार मुस्तैद रहेंगे, या तैयार हो जाएंगे, या कोई कहानी दिमाग में आ गई तो उसको लिख देंगे। इस तरह से जानबूझकर अकेले बैठना चाहते थे वो। ठीक है, तो अब वो चढ़े, जैसे ही ट्रेन आई और उस पर जब चढ़कर चढ़े तो वहाँ सेकंड क्लास के डिब्बे में, हालांकि उन्होंने सोचा था कि खाली मिलेगा लेकिन खाली नहीं था, वहाँ एक सज्जन बैठे थे। और वो सज्जन कौन थे? वो यही नवाब साहब थे। ठीक है बच्चों, तो नवाब साहब ने जैसे ही देखा कि कोई आ गया है, उन्होंने क्या किया, फट से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर देखने लग गए। खिड़की से बाहर देखने लग गए मतलब उत्साह नहीं दिखाया, या मेल मिलाप नहीं किया उन्होंने, बस और वो भी लेखक भी बेचारा क्या बोलता, क्योंकि सामने जो बैठे हैं वो खुद बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, इवन देख भी नहीं रहे हमारी तरफ।
तो फिर उन्होंने भी अपना आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना कुछ, तो वो ही उन्होंने पसंद की कि अब मैं भी नहीं बोलूँगा। वो भी जाकर बैठ गए उस उनके सामने वाली सीट पर। अब बैठे 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 उन्होंने देखा कि सामने खीरे रखे हुए हैं, खीरे रखे हुए हैं और वो भी दो। अब उनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि ये नवाब साहब इसीलिए संकोच में हैं। संकोच किस चीज का, कि इन्होंने ले लिया खीरा और अब इस खीरे को खाएं कैसे ये सोच रहे हैं। मतलब खीरे तो हो गई सस्ती सी चीज, तुच्छ चीज, छोटी सी चीज है, बहुत सस्ती मिल जाती है। और नवाब साहब तो अपने आप को बड़े अमीर दिखाते हैं, जो कि वो दिखा भी रहा था। तो अब अमीर आदमी इसी सस्ती सस्ती चीज खाएगा तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था। अब हुआ ये कि नवाब साहब ने कुछ देर तो सोचते रहे, कुछ देर सोचते रहे सोचते रहे। अब लेखक भी यही सोच रहा था कि ये क्यों संकोच में है, ऐसा दोनों सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। अब थोड़ी देर बाद क्या किया, नवाब साहब ने लेखक को पुकार कर कहा, अरे आदाब अर्ज, क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। खीरे का शौक मतलब वो खीरा खाना चाहेंगे। तो अब लेखक को समझ में आया कि अब ये दिखते हैं अमीर, मतलब बनना चाहते हैं या दिखावा कर रहे हैं, जबकि है नहीं वो अमीर, तो दिखावा कर रहे हैं। और अब खीरे को खाएं कैसे, इसीलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई कि सामने वाले से ही पूछ लेते हैं। अगर सामने वाला खा लेगा, यानी लेखक अगर खा लेता है खीरा, तो वो भी उसी कैटेगरी का हो जाएगा और हम भी उसी कैटेगरी, यानी हम एक लेवल के हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अकेला खा लूंगा तो मैं, यानी नवाब साहब सोच रहे हैं कि अगर मैं अकेला खा लूंगा तो वो अकेले ही थोड़े नीची जाति के हो जाएंगे और वो सामने वाला उच्च जाति का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तुच्छ चीज, सस्ती सी चीज खा ली। तो इसीलिए उन्होंने पूछ लिया सामने वाले से कि खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाना चाहते हैं। तो अब लेखक था समझदार, उसने थोड़ा बात को समझा और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खाएंगे खीरे, आप ही खाएं, शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसा कहकर उन्होंने मना कर दिया। मतलब बड़े प्यार से, ऐसा नहीं कि उन्होंने थोड़ा रूड व्यवहार किया, बड़े प्यार से उसको उनको मना कर दिया कि नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद पूछने के लिए, और हम नहीं खीरा खाएंगे। अच्छा, तो अब वो लेखक, वो सॉरी, नवाब साहब और इन सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। सोचते 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 थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने तौलिया झाड़ा, तौलिया झाड़ के सामने की सीट पर बिछा लिया। सामने मतलब जहां उनको रखने की जगह थी, और उसके ऊपर दो खीरे भी रख लिए। अब सीट के नीचे से लोटा उठाया, लोटा उठाकर बाहर धोया, धोकर अच्छी तरह से छील कर काट लिया। और छील कर जब काट लिया तो उनके पास नमक मिर्च भी थी, नमक मिर्च बुरक दी, यानी वो छिड़क दिया। और पानी मुंह में जरूर आ रहा था लेखक के भी, लेकिन मना कर चुके थे, इसीलिए कुछ बोले भी नहीं। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद उन्होंने, नवाब साहब ने फिर से एक बार पूछा कि शायद खा लें। तो नवाब साहब ने कहा कि क्या आप खाना चाहेंगे? तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि पहले भी तो मना कर दिया था, अब की बार हाँ कर देते तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट अच्छा नहीं है, मेरी पेट थोड़ा खराब सा है, इसीलिए मैं नहीं खाना चाहता। तो अब नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने एक खीरे की फांक उठाई, और फांक मतलब पीस उठाया, एक टुकड़ा उठाया, खीरे का टुकड़ा, और उन्होंने क्या किया, नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बड़ा हैरान हुए लेखक, ये क्या हो रहा है। तो अब एक और खीरा का पीस उठाया, फिर से वही नाक के पास ले गए, सूंघा और बाहर फेंक दिया। इस तरह से एक एक करके सारे खीरे के जो टुकड़े थे वो सूंघ सूंघ कर बाहर फेंकते गए, और लास्ट में थक गए क्या, वो हाथ से तौलिया का हाथ पोछा तौलिए से, और मुंह पोंछ कर लेट गए। हाँ, लेखक बड़ा हैरान था कि क्या सूंघने से ही पेट भर गया इनका। और वो सोच ही रहे थे कि अभी कि पेट भर भी सकता है या नहीं, सूंघने से क्या इनका पेट भरा है या नहीं भरा। तो उन्होंने अभी वो सोचा ही था, इतने में नवाब साहब खड़े हुए, अभी लेट गए थे थोड़ी देर, तो 5-10 मिनट लेटे, और फिर खड़े हुए और डकार लिया,
डकार लिया और ये कहा कि खीरा होता है शकील, शकील मतलब बड़ा आसानी से पचता नहीं है, जो पेट है ना उस पर बोझ डाल देता है, हैवी हो जाता है, तो खीरा अच्छा नहीं रहता। तो इस तरह से बिहेव किया जैसे उनका पेट भर गया हो। तो लेखक और भी ज्यादा हैरान हुए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो खाते भी नहीं और फिर भी पेट भर जाता है। अब इस कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूं। अभी मैं और बस कहानी का अंत, 2-3 लाइन रह गई हैं अंत में, लेकिन इस कहानी को यहां इसलिए रोक रहा हूं कि एक प्रश्न है आप सबसे कि क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है कि ना तो कोई उसमें पात्र हो, ना ही कोई विचार हो, ना ही कोई घटना हो, न पात्र न विचार न घटना, कुछ भी ना हो। ऐसी कोई कहानी आपने सुनी है? अगर सुनी है तो हाँ करके एक बार यस कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं सुनी तो नो करके कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो जहां तक मेरे विचार हैं, आप को मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी और ना हो सकती है शायद। तो लेखक अब वापस वहीं पर आते हैं कहानी पर। तो लेखक अब अभी से पहले यही सोचता रहता था कि क्या मैं ऐसी कहानी लिख सकता हूँ जिसमें ना तो पात्र हो ना घटना हो ना कोई और हो, क्या कोई ऐसी कहानी बन सकती है चाहे कोई भी लिखे। तो ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक से उन्होंने डकार लिया ना खीरे के लिए, कि जैसे खीरा उन्होंने खाया हो सच में और डकार लिया, तब दिमाग में आया उनके कि ऐसे लोग ऐसी कहानी लिख सकते हैं। कैसे लोग? नवाब साहब जैसे लोग। तो वो दिमाग में तो चल ही रहा था, लेखक के बहुत पहले से चल रहा था कि ऐसी कहानी बन सकती है या नहीं बन सकती। लेकिन जब ये घटना हुई तो उन्होंने सोचा कि ऐसे लोग लिख सकते हैं, ये है नई ऐसी कहानी के लेखक। कैसे? नवाब साहब। कौन है लेखक? नवाब साहब। नवाब साहब ऐसे लेखक बन सकते हैं जो न तो बिना पात्रों के और न बिना विचारों के न घटना की कहानी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने बिना खाए पेट भर लिया, तो क्या बिना पात्रों घटना और कहानी, क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती? ऐसा कहकर ये पाठ का अंत था। तो मतलब ऐसे लोग लिख सकते हैं। दरअसल वो नवाब साहब के दिखावे का वर्णन करें कि कितना दिखावा करते हैं वो नवाब साहब। तो ये चीज़ें इस पाठ में हम पढ़ेंगे, अभी एक एक लाइन को समझेंगे। अगर आपने पाठ की कहानी नहीं सुनी, आप लेट आए हैं, आप लेट जुड़े हैं, तो जितने भी बच्चे लेट जुड़े हैं वो सब के सब बता रहा हूँ, वो शुरू से कहानी सुनिएगा या शुरू से वीडियो देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप शुरू से देखिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, यानी पाठ की स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए, बात है लखनवी अंदाज यानी इस पाठ की, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर, पैसेंजर मतलब जैसे आप ट्रेन में सुनते होंगे एक्सप्रेस, पैसेंजर, वैसे ही मुफस्सिल, मुफस्सिल एक जगह का नाम। ठीक है, एक सेंटर का नाम होता है, वैसे एक सेंटर कह लो या एक जगह का नाम मान लो। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकार रही थी मतलब आवाज कर रही थी, हॉर्न दे रही थी। चल पड़ने की उतावली में थी, वो चलने ही वाली थी। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम मतलब पैसे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर, भीड़ से बचना चाहते थे और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, नई कहानी के संबंध में सोचना चाहते थे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया, सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। जैसा मैंने आपको बताया था, गाड़ी छूट रही थी, मतलब अभी चलने के लिए तैयार थी और चल ही पड़ी थी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को, मतलब सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा था, उसको खाली समझकर कि ये खाली होगा, और दिख रहा है बाहर से कि खाली लग रहा है, तो खाली होगा ऐसा सोचकर या समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। दौड़े और उसमें चढ़ गए। उस अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान क्या था? अनुमान ये था कि खाली मिलेगा, लेकिन उसके प्रतिकूल हुआ। प्रतिकूल हुआ यानी विपरीत हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बा निर्जन नहीं निकला। निर्जन मतलब बिना लोगों के। डिब्बा में निर्जन न होने के, सॉरी, डिब्बा निर्जन नहीं था मतलब डिब्बा
डिब्बे में लोग थे, निर्जन नहीं था यानी खाली नहीं था। एक बर्थ पर, बर्थ मतलब क्या होता है, बर्थ माने होता है सीट, जैसे ट्रेन में सीट होती है उसको बर्थ कहते हैं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, नवाबी नस्ल यानी नवाब साहब थे वो, नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन मतलब जेंटलमैन या भद्र पुरुष, हिंदी में उसको भद्र पुरुष कहते हैं और हिंदी सॉरी इंग्लिश में इसे जेंटलमैन कहते हैं। तो सफेद पोश सज्जन बहुत बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। पालथी मारे बैठना आपको समझ गए होंगे कैसे। तो पालथी मारे हुए बैठे थे। अब हुआ क्या कि सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ताजे चिकने तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बा में हमारे सहसा कूद जाने से, डिब्बे में अचानक से वो कूद गया। सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनो। सज्जन की आंख को, सज्जन कौन है यहाँ पर, नवाब साहब। नवाब साहब की आंखों में एकांत, एकांत यानी वो एकांत चाहते थे और एकांत में वो बैठे हुए थे। तो सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन का, चिंतन में एकांत चिंतन वो कर रहे थे, चिंतन यानी सोच रहे थे कि उसमें विघ्न, विघ्न डल गया। विघ्न यानी बाधा, बाधा डलने की वजह से उनको असंतोष हुआ। किनको, नवाब साहब को। सोचा, लेखक ने ये बात सोची कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। ये हो सकता है कि ये भी एक नई कहानी के सोचने की चिंता में मगन हो, लेकिन अचानक हम आ गए। या ऐसा भी हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, कि खीरे जैसी जो अपदार्थ वस्तु है, अपदार्थ यानी तुच्छ या सस्ती सी, तुच्छ वस्तु जो है उसका शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, कि ये इसका वो शौक करने वाले हैं, शौक करने वाले मतलब खाने वाले हैं, इसकी वजह से उनको संकोच हुआ हो। तो यहां तक समझ में आया? अगर आ गया तो यस कर दीजिए कमेंट में। अगर आपने शुरू से सुना है तो ही यस करना, नहीं तो अगर बीच में सुना है तो शायद नहीं आया होगा ऑब्वियसली। तो देखे जाने के संकोच में हो, यहां तक आप को समझ में आ गया हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए कमेंट में जल्दी से। चलिए, तब तक आप कर रहे हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब उनका साथ पाने के लिए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर, बर्थ मतलब अभी अभी बताया था, बर्थ मतलब सीट, तो उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुराकर नीचे कर ली उन्होंने भी, मतलब या साइड में देखने लग गए। लेखक ने भी मतलब उनसे आंखें नहीं मिलाई। तो ये था यहाँ तक एक पैराग्राफ। अब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, ठाली बैठे कल्पना करने की, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ठाली बैठे, ठाली मतलब खाली, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। पुरानी आदत किसकी है? लेखक की। क्यों है? क्योंकि वो लेखक हैं, इसीलिए उनकी जो पुरानी आदत है, जब भी वो खाली बैठते हैं तो वो कल्पना करने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, नवाब साहब की असुविधा और असंकोच, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूं, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। मतलब खाली बैठे रहने की वैसे भी कल्पना करने की आदत है, तो अब हम खाली बैठे थे और कल्पना कर रहे थे किस बात का, कि नवाब साहब को असुविधा क्यों हुई या संकोच क्यों हुआ, इस चीज का अनुमान करने लगे। कौन? लेखक। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में, नवाब साहब ने, ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से, किफायत यानी बढ़िया, बढ़िया करने के विचार की, मैं, मेरे साथ ये बढ़िया होगा कि मैं सेकंड क्लास का टिकट खरीद लूं। तो किफायत यानी बढ़िया, फायदा, फायदे के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ये चीजें वो सोच रहे हैं, कौन? लेखक, कि ऐसा ऐसा हो गया होगा। और अब गवारा न हो, गवारा यानी उचित, उचित न हो कि शहर का कोई सफेद पोश
शहर का कोई सफेद पोश है। शहर का सफेद पोश कौन? यानी लेखक, यानी जेंटलमैन। सफेद पोश का मतलब जेंटलमैन या भद्र पुरुष। तो शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। मतलब अब उनका चोरी एक बात तो यही पकड़ी गई कि अगर वो इतने अमीर थे तो वो सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों ले रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास का क्यों नहीं गए। तो वो खीरे, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार सुन देखो, हाँ, कि उन्हें मंझले दर्जे का सफर करता देखे। मंझले मतलब क्या होता है? मंझले मतलब मिडल, जैसे सेकंड क्लास। तो कोई उन्हें मिडिल क्लास में सफर करता हुआ देखे, ये उनको गवारा न हो। गवारा यानी उचित ना लगा हो। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं कि अकेले सफर काटना था उन्होंने, इसलिए खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, मतलब हमारे सामने अब वो खीरा कैसे खाएं, ऐसा लेखक सोचने लगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियां मतलब तिरछी नजर। कनखियों का मतलब होता है तिरछी नजर। तो हम तिरछी नजर से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर, मतलब नवाब साहब कुछ देर तो गाड़ी से बाहर देखा, मतलब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और स्थिति पर गौर करते रहे। स्थिति मतलब वो देखते रहे कि गौर करने का मतलब समझना कि हाँ, कि अब हम क्या करें, कि वो स्थिति या वो खीरे कैसे खाएं, इस तरह की चीज वो सोचने लगे। तो अचानक उन्होंने क्या किया, ओह, नवाब साहब ने सहसा, सहसा माने अचानक से, हमें संबोधन किया। संबोधन किया यानी पुकारा। क्या कहा? आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। खीरे का शौक फरमाएंगे मतलब खीरा खाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। किन्होंने? नवाब साहब ने। किससे? लेखक से। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, मतलब अचानक से वो बदल गए, भाव परिवर्तन हो गया। भाव परिवर्तन मतलब अभी तक तो वो कुछ और थे और अब कुछ और हैं। अभी तक क्या थे? अभी तक तो थे कि हम इनसे बोलेंगे नहीं, देख भी नहीं रहे थे, बोलना तो दूर की बात है। और अचानक बोलने भी लगे। बोलने तो लगे, साथ की साथ खीरा खाने के लिए भी पूछ रहे हैं। तो ये जो भाव परिवर्तन हुआ, ये जो एक्सप्रेशन चेंज हुए, ये उनको अच्छे नहीं लगे। किनको? लेखक को। भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। भांप लिया मतलब समझ गए। क्या समझ गए? आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ लेना चाहते हैं किस चीज के लिए? देखो अब समझो कि वो अपने आप को शरीफ दिखा रहा था। शरीफ दिखा रहा था, या यूं कह सकते हो अमीर दिखाना चाहता था। शरीफ और अमीर दिखाना चाहता था। तो लेखक ये बात समझ गया कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि वो अपने आप को शरीफ दिखाना चाहते हैं और वो अमीर दिखाना चाहते हैं। शरीफ और अमीर दिखाना चाहते हैं और वो अमीरी वो बनाए रखना चाहते हैं, या वो कैटेगरी अब नीची नहीं करना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, सामने वाले से ही वो खीरे खाने के लिए पूछ लिया कि अगर वो खा लेगा, यानी सामने वाला भी अगर खा लेता है तो फिर हम भी उसी कैटेगरी के और सामने वाला भी उसी कैटेगरी का, फिर हमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो लेखक ने इस बात को समझ लिया। तो उन्होंने कहा कि आप शराफत का, कहा तो नहीं, मन मन में वो सोचने लगे कि शराफत का गुमान, गुमान माने अहंकार, अहंकार बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की, मामूली यानी छोटे छोटे लोगों की या तुच्छ लोगों की श्रेणी में या हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ लेना मतलब मिला लेना। लथेड़ लेना मतलब मिला लेना चाहते हैं। जवाब दिया। जवाब क्या दिया? शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, मतलब किबला मतलब कृपा, और शौक फरमाए मतलब आप ही खाएं, कृपया आप ही खाएं, इस तरह से जवाब दिया उन्होंने। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अगर आ गया है तो यस करिए जल्दी से कमेंट में, जल्दी 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 करो। और नहीं आया तो नो भी कर सकते हो। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने शुरू से नहीं सुना इस पाठ को तो आपको शुरू से सुनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश। हाँ, तो बात थी नवाब साहब ने फिर एक पल, मतलब एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया, मतलब ध्यान से सोचा, गौर किया मतलब समझा कि अब क्या किया जाए।
और बाद में क्या किया उन्होंने, और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। तौलिया सामने जो रखा हुआ था उसको झाड़ा और सामने ही बिछा लिया, मतलब जो मिट्टी मिट्टी होगी वो साफ हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने झाड़ कर बिछाया। अब आगे क्या हुआ देखो, सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों की खिड़की से बाहर धोया। मतलब सीट्स के नीचे जो लोटा रखा हुआ था, जो पानी था उसमें से वो लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। मतलब उस खीरों को उठाकर तो पानी से बाहर धो लिया, बाहर इसीलिए क्योंकि ट्रेन में पानी पानी हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने खिड़की के बाहर ही धोया, पानी को बाहर ही निकाला। और तौलिए से पोंछ लिया। और किसको पोंछ लिया, अपने आप को नहीं, खीरों को। खीरे गीले हो गए थे, भीग गए थे, तो उसको खीरों को तौलिए से पोंछ लिया। अब आगे क्या किया, जेब से चाकू निकाला, उनके जेब में चाकू रखा हुआ था खीर काटने के लिए। दोनों खीरों के सिर काटे। सिर काटने का मतलब समझते हो ना, जैसे ये खीरा है, इसका सिर काटना, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट लिया जाता है और काट कर उसको गोदा जाता है। गोदा जाता है मतलब उसको दबाया जाता है और फिर झाग निकल आती है। ऐसा वो कड़वापन ना आए इसके अंदर, ऐसा इसीलिए किया जाता है शायद। हाँ, यही तरीका है। तो ये खीरे खाने का एक तरीका है, जो उस नवाब साहब ने भी वही किया, वैसा ही तरीका अपनाया, वही लिखा भी हुआ है देखिए। तो दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात मतलब होता है सावधानी से, बड़ी ही सावधानी से छील कर फाकों को करीने से, मतलब एहतियात मतलब सावधानी से उनको छीला, और फाक मतलब होता है टुकड़े, पीसेस को या टुकड़ों को करीने माने तरीके से तौलिए पर सजाते चले गए। तौलिए पर सजाते चले गए, मतलब एक तरीके से उस खीरों के फाकों को रखते चले गए, यानी अच्छी तरह से, मतलब परोसना जैसे होता है, अच्छी तरह से परोसा हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं, वो खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। खीरे का इस्तेमाल का तरीका कैसे, कि वो क्या करते हैं, वो आगे लिखा हुआ है देखो। अब लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा खरीदा है नवाब साहब ने। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहा, कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। अब खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, लेखक को ये बात कैसे पता चली? ये बात तब पता चली जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में नमक मिर्च की पुड़िया भी है, पुड़िया भी बना रखी है। तो जहां से भी उन्होंने खीरे खरीदे होंगे तो नमक मिर्च की पुड़िया भी दे दी होगी। तो वो खीरे कहाँ से खरीदे हैं? लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले से ही खीरे खरीदे हैं। तो वे खीरा बेचने वाले जो हैं, वो उसके इस्तेमाल का, खीरे को कैसे खाया जाता है उसके इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, ग्राहक के सामने, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। पुड़िया हाजिर कर देते हैं मतलब एक पुड़िया बना देते हैं जिसमें जीरा मिला नमक, मिर्च या नमक डाला होता है, ताकि बाद में उस पर छिड़क कर खाया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। नवाब साहब ने बहुत करीने से, यानी बहुत अच्छे तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक डाल दिया और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब ये जो हम जैसे उठाते हैं चुटकी, उस पर फिर बुरक दी जाती है यानी छिड़क दिया जाता है, तो इसको कहते हैं सुर्खी बुरकना। ठीक है, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों, उनकी जो प्रत्येक भाव भंगिमा थी यानी एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था क्या, कि नवाब साहब के जबड़ों से पता चल गया था कि नवाब साहब के यहाँ मुंह में पानी आ गया है। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ गया हो शायद, जब वो छिड़क रहा है नवाब खीरे पर। जब नमक में छिड़का जाता है तो बड़ा ही टेस्ट बन जाता है, अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से नवाब साहब के फेस पर से ही पता चल रहा था, हाव भाव से पता चल रहा था कि उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, जब स्फुरण मतलब ऊर्जा से, जबड़ों की ऊर्जा से ही पता चल रहा था, स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरे की रसास्वादन की कल्पना मतलब रस से ही प्लावित हो रहा था, बह रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। हम कौन? लेखक। लेखक कनखियों से मतलब तिरछी नजर से, तिरछी नजर से देखकर सोच ही रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। रईस मतलब अमीर बनते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने, लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब लोगों की नजरों से बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो असलियत पर उतर आए हैं। मतलब वो खीरा खाना तो नहीं चाहते थे, लोगों से बचकर खाना चाहते थे, लेकिन अब सामने लेखक बैठा है तो अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं, मतलब एक्चुअलिटी या वास्तविकता पे उतर आए हैं। और वास्तविकता क्या है कि वो इतने अमीर नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं या दिखाते हैं। ठीक है, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, एक बार और देखा और पूछा। क्या पूछा? वल्लाह, शौक कीजिए, मतलब खा लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का जो बालम खीरा होता है उसके बारे में पूछा कि बालम खीरा है, बहुत अच्छा है, खाइए। तो बालम खीरा कैसा होता है? बालम खीरा होता है, मोटे मोटे बीज होते हैं उसके, उसकी सब्जी भी बनती है। तो ये एक प्रकार है खीरे का। तो वो खीरे का एक प्रकार है। तो लेखक ने कहा, सॉरी नवाब साहब ने कहा, लखनऊ का बालम खीरा है, खा लीजिए। अच्छा, अब सामने वाले के मुंह में भी पानी आ रहा है, मतलब लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। लेकिन पहले बार मना कर चुके थे, इसीलिए इस बार भी मना करना पड़ा, या आत्मसम्मान निभाया उन्होंने। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है, फिर एक बार मना कर दिया फिर से खाने लग गए, तो ऐसा उनको ठीक नहीं लगा लेखक को। देखिए, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की, तो ताजा खीरा था उसमें नमक मिर्च छिड़क दिया था, और उस छिड़क दिए जाने की वजह से पनियाती फाके हो गई थी। पनियाती फाके मतलब पानी से भरी हुई। आपने देखा होगा कोई भी सैलेड पे अगर पानी डाला जाता, ओ नमक मिर्च छिड़क दिया जाता है तो पानी निकल आता है, पानी छोड़ देता है सलाद या सैलेड। तो पनियाती फाके हो गई थी। उन्हें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेखक के पानी मुंह में आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उचित समझा। और उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब आवश्यकता, मतलब जरूरत महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा थोड़ा कमजोर है, मैदा मतलब पेट, स्टमक। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए, मतलब कृपा आप ही खाएं। तो आपको दिखा देता हूँ, ये है नवाब साहब, जिस तरह से वो बैठे हैं। ये है उन जहाँ खीरे रखे उन्होंने, सीट है एक तरह की रखने की, सामान रखने की। और ये हैं लेखक। ये एक चित्र के माध्यम से समझाया, एक्चुअल वास्तव में ऐसी स्थिति शायद ना रही हो, तो ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये ट्रेन है, ट्रेन का डिब्बा है। चलिए अब हम, ये शायद पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर, मुझे तो पंखे ही लग रहे हैं, पता नहीं आपको क्या लग रहा हो। चलिए बता दीजिएगा अगर कुछ अलग लग रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण, सतृष्ण मतलब संतुष्ट, संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा। मतलब उनकी जो आंखें थी, किनकी आंखें? नवाब साहब की। नवाब साहब की जो आंखें थी वो उन आंखों से, संतुष्ट आंखों से कह लो, संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च जो छिड़क दिया गया था उसकी ओर देखा। मतलब नमक मिर्च छिड़क देने की वजह से, संयोग से जो चमक रही थी क्या? खीरे की फाकें, उनकी ओर देख लिया नवाब साहब ने, यानी उन पीसेस की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब खिड़की के बाहर देखा और दीर्घ निश्वास, दीर्घ माने लंबा, और निश्वास मतलब सांस लेना, ब्रेथ लेना, तो लंबा सांस लिया।
खीरे की एक फांक उठाकर, खीरे की एक फांक उठाई, फांक मतलब पीस, टुकड़ा, एक फांक उठाई और होठों तक ले गए, होठों तक ले गए और फांकों को सूंघा। होठों तक ले जाने के बाद उस फांक को, उस टुकड़े को सूंघा, इस तरह से उन्होंने सूंघा। स्वाद के आनंद में, स्वाद का आनंद आया, मतलब जैसे वो स्वाद ले रहे हों, इस आनंद में पलकें मूंद गई। पलकें मतलब ये जो होती हैं, ये यहाँ पर ये पुतलियाँ, ये मूंद गई मतलब बंद हो गई। क्यों? आनंद में इस तरह से हो जाती हैं, कई बार पलकें मूंद जाती हैं, तो मूंद गई। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। किसके? नवाब साहब के जो मुंह में पानी भर आया था, उसका घूंट गले से उतर गया, गले से नीचे उतार लिया उन्होंने। नवाब साहब ने फांकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ने क्या किया? फांक ली, फांक को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर छोड़ दिया मतलब बाहर फेंक दिया। अब आगे क्या हुआ देखिए ध्यान से। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर, मतलब नवाब साहब ने खीरे की फांकों को नाक के पास ले गए और वहां ले जाकर वासना से रसास्वादन कर, वासना यानी चंचलता के साथ, रसास्वादन कर मतलब रस लेना, जैसे रस ले रहे हो, तो नाक के पास ले जाकर बड़ी चंचलता से रस लिया और खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस तरह से उन्होंने सारे खीरे की आगे लिखा भी हुआ देखो, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। गुलाबी आंखें मतलब उनकी आंखों जो कलर था वो गुलाबी रंग का था। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से अपने हाथ भी पोंछ लिए और गर्व से यानी गर्व करते हुए अपनी गुलाबी आंखों की ओर, हमारी गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। हमारी ओर मतलब लेखक की ओर। मानो ऐसा मतलब वो देख तो ऐसे रहे थे जैसे कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, मतलब ये ऐसी छोटी मोटी चीजें तो हम खाते भी नहीं है, ये है खानदानी रईस, हाँ, या रईसों का तरीका, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज तो हम सिर्फ सूंघ कर बाहर फेंक देते हैं। उनका बताने का मकसद यही था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब वो थक गए और लेट गए। हमें तस्लीम मतलब आत्मसम्मान में, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। खम कर लेना पड़ा मतलब सिर झुका लेना पड़ा। खम मतलब होता है झुका लेना। आत्मसम्मान में, तस्लीम में, आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट में हमने सिर झुका लिया। अब सिर इसलिए झुकाया कि अब ऐसे ऐसे खानदानी लोगों का क्या करें, मतलब इतने रईस बनते हैं, तो सिर झुका लिया और सोचने लगे कि यह है खानदानी तहजीब। तहजीब मतलब होता है संस्कृति, नफासत का मतलब होता है बढ़िया और नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता। तो इन तीनों का मतलब याद रख लेना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लेखक ये सोचने लगे कि ये है खानदानी संस्कृति, आकर्षण, और आकर्षण कह लो या बढ़ियापन कह लो, आकर्षण और कोमलता या अदा, नज़ाकत का मतलब अदा भी होता है, तो ये है इनकी अदाएं, ये है कोमलता, ये है नज़ाकत। तो ऐसा वो सोच रहे थे। हम गौर कर रहे थे मतलब सोच रहे थे, देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि खीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके से, किस तरीके से, जिस तरह से नवाब साहब ने किया उस तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, मतलब ये जो तरीका है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा ही है, छोटे से रूप जल्दी ही हो गया ये काम, खीरा खा भी लिया। सूक्ष्म भी है, नफीस भी है। नफीस मतलब होता है स्वच्छ, साफ, साफ तरीके से उन्होंने खाया और छोटे रूप में खाया। और एब्स्ट्रैक्ट भी है। एब्स्ट्रैक्ट तरीका कैसे? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक, ये काल्पनिक भी है। तो काल्पनिक तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से मतलब इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? ये प्रश्न पूछा लेखक ने। उदर मतलब पेट, पेट की तृप्ति, पेट का भर जाना हो सकता है क्या? इस लाइन को अगर आप कम समझे हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि खीरे का इस्तेमाल करने के तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, ये जो खीरे का
कल्पना से ही संतुष्ट हो गए वो। ये तरीका कहा जा सकता है कि ये सूक्ष्म तरीका है, नफीज है, सूक्ष्म मतलब छोटा तरीका है, स्वच्छ है, ऐसा तरीका है जो स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, और काल्पनिक तरीका भी कह सकते हैं। काल्पनिक तरीका जरूर कहा जा सकता है, पर क्या ऐसे तरीके से पेट भर जाने की जो तृप्ति है यानी संतुष्टि है, क्या ऐसा हो सकता है, पेट भर सकता है? तो अभी वो सोच ही रहे थे, अभी सोच ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब एक डकार ली उन्होंने बहुत तेज, और ऐसा दिखाया कि हमारा पेट भी भर गया। वो तो अभी सोच ही रहे थे कि पेट भरा या ना भरा हो, लेकिन उनका तो सच में ही पेट भर गया था, इस वजह से तो उन्होंने डकार ली। हालांकि बेशक दिखावा किया हो वो एक अलग बात है, लेकिन डकार ली उन्होंने और ये दिखाया कि हमारा पेट भी भर गया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कहा दिया कि और अच्छा, उन्होंने सिर्फ डकार ही नहीं ली और ये कहा भी सही, क्या कहा, हमारी ओर देखकर कहा या कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब बहुत अच्छा होता है, बड़ा ही टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब जो आसानी से पचता नहीं है, जो आसानी से न पचे उसको कहते हैं शकील। लेकिन होता है शकील। नामुराद, नामुराद यानी बैरी। बैरी मतलब दुश्मन। दुश्मन कौन है यहाँ पर? खीरा। तो दुश्मन मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा मतलब होता है पेट। ये दुश्मन है जो मैदे पर बोझ डाल देता है। बोझ डाल देना मतलब हैवी कर जाना। मैदा मतलब पेट, पेट पर हैवी कर जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। समझ में आया यहाँ तक? अगर आ गया हो तो प्लीज यस कीजिए कमेंट में जल्दी से। अभी अभी के अभी यस कीजिए, फिर अंतिम 2-4 लाइन है वो हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ गया हो तो यस, और अगर समझ में ना आया हो तो नो कर दीजिए। जल्दी से कीजिए बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2 लाइन ही रह गई हैं बस, ज़्यादा नहीं है, फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए यस कर दिया। सॉरी। तो उन्होंने जब ये कहा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बस एक आध पैराग्राफ ही रह गया, उसके बाद खत्म हो गया बस। तो अब हुआ ये कि अभी तक तो लेखक ये सोच रहे थे पता नहीं पेट भरा है नहीं भरा, तो डकार भी ले लिया और ये भी कहा कि हमारे पेट पर बोझ डाल दिया इस बैरी ने, यानी इस खीरे ने, यानी हैवी हो गया है बहुत। अब ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु क्या खुले? ज्ञान चक्षु का मतलब होता है आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना एक मुहावरा है, और आंखें खुल जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? पहचाना कि ये है नई कहानी के लेखक। मतलब नई कहानी के लेखक यानी ऐसी कहानी लिख सकते हैं। कैसे मतलब नई कहानी के ये लेखक हैं, मतलब ऐसी कहानी के लेखक हैं। कैसी कहानी के? जिसमें ना तो विचार, ना पात्र, ना कोई घटना होती है, वो आगे लिखा ही हुआ है, वो अब हम पढ़ रहे हैं। देखो, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये प्रश्न पूछा है लेखक ने। क्या? कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, स्वाद की कल्पना भर से ही अगर पेट भर सकता है, पेट भर गया तो फिर, और पेट भर गया और डकार भी आ गया, पेट भी भर गया और डकार भी आ सकता है, तो फिर बिना विचार और बिना घटना और बिना पात्रों के, इन तीनों के बिना कहानी वो भी लेखक के सिर्फ इच्छा मात्र से, मतलब ये तीनों का प्रयोग ना हो, सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? और ऐसे लोग बना सकते हैं। कैसे लोग? नवाब साहब जैसे, जो बिना खाए पेट भर लेते हैं, वो वैसे लोग इस नई कहानी को भी बना सकते हैं। तो ये था एक पाठ जिसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी थी, कुछ नई बातें भी सुनने को मिली, जिसमें लेखक के ने नवाबी वर्ग की ओर संकेत किया है कि ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं या फिर रईस होने का नाटक करते हैं। रईस मतलब अमीर होने का। ऐसे लोग वास्तविकता में इतने अमीर नहीं हैं।
इतने अमीर नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है। हाँ, उनके प्राचीन काल में उनके जो पूर्वज रहे हैं वो जरूर नवाब साहब रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के मैक्सिमम लोग नवाब साहब ही थे। कभी राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत से, मैक्सिमम मतलब हर कोई तो नहीं, लेकिन बहुत से नवाब हुए हैं लखनऊ के। और उनको इसी वजह से जितने भी लोग हैं उनके वहाँ के, यानी लखनऊ के रहने वाले हो, उन सब को नवाब साहब एक नवाब साहब ही कहलाए हैं। मतलब हर लोग नवाब साहब ही कहलाते हैं। आपने भी सुना होगा, ऐसा है ना, आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा कभी या देखा होगा, वो नवाब साहब के नाम से जाने जाते हैं लखनऊ के सारे लोग। तो ये हमारा पाठ था लेखक के अनुसार। परंतु अगर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि कितना आपको समझ में आया, ये पाठ कितना समझ में आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको पाठ कितना समझ में आया, और जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको मैंने जो समझाया है आप कितना समझ पाए। तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से वीडियो हैं, बहुत से। यहाँ हो सकता है कि आपको लिमिटेड मटेरियल मिलता हो। लिमिटेड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैं 10th क्लास की बात करूं तो हो सकता है कि आपको एक यूनिट ही मिली हो, या एक यूनिट का भी थोड़ा सा हिस्सा मिला हो, ज़्यादा नहीं मिल पाता हो इस चैनल पर, या आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हों, ऐसा भी संभव है। या ऐसा हो सकता है कि जितना आप चाहते हैं पढ़ना उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि एजुकेटर इतने ज़्यादा वीडियोस लेकर नहीं आ रहे। तो आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और तो उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है डाउनलोड करने का कि आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर अनअकैडमी ऐप लिखिए। अनअकैडमी ऐप आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पसंदीदा एजुकेटर से और बहुत सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी अनअकैडमी के बारे में बात। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ और आपसे जवाब चाहता हूँ कि कितने एक आपको समझ में आता है। चलिए, एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक करके आपसे प्रश्न पूछूं, मतलब एक प्रश्न पूछूं उसका आप जवाब दो, फिर दूसरा प्रश्न पूछूं फिर जवाब दो, तीसरा प्रश्न पूछूं फिर जवाब दो। एक तरीका तो ये है। एक मैं 3-4 प्रश्न पूछ लेता हूं, 4-5, और आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद कर रहा हूं कि मैं कुछ 2-4 प्रश्न पूछ रहा हूं, सुनते जाइए और फिर इकट्ठा जो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और मैं फिर इकट्ठा ही देखूंगा बजाय एक एक करके। तो इकट्ठा ही आप कमेंट कर दीजिएगा, या ऐसा कर लेते हैं जैसा आपको ठीक लगे कमेंट करते जाइए और मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा। दोनों ही तरीके हैं। मैं एक एक करके पहले प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर लास्ट में मैं कमेंट देखता हूं आपके कि आपने कितने सही जवाब दिए, ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, अनुमान के प्रतिकूल सॉरी अनुमान के प्रतिकूल क्या था? अनुमान के प्रतिकूल नहीं, सॉरी, एक बार और पूछ रहा हूं, गलती हो गई। कि अनुमान के प्रतिकूल मतलब अनुमान क्या था जिसके वो प्रतिकूल हुआ? तो अनुमान क्या था वो बताना है आपको। एक प्रश्न। दूसरा, 5 प्रश्न पूछता हूं, काफी होंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। हाँ, अपदार्थ का मतलब मैंने क्या बताया था? अपदार्थ का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका कमेंट जल्दी से करिए। अपदार्थ का अर्थ देखते हैं कितना आप समझ पाए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये जो बात थी सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, यहाँ किसने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो ये बताना है। ये तो आसान सा ही है, सेकंड क्लास का टिकट किसने खरीद लिया हो ये बताना है, यानी लेखक ने या नवाब साहब ने। जल्दी बताओ। और 3 प्रश्न, और चौथा प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, नहीं अच्छा नहीं है। चलो मैं और नेक्स्ट पेज पर देखता हूँ, चौथा प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न पूछते हैं। हाँ, ये देखो अच्छा प्रश्न है, देखते हैं आपने कितना समझा। पनियाती फाके, पनियाती फाके मतलब तो आप जानते ही होंगे, मुझे अर्थ नहीं बताना, मुझे ये बताना है आपको कि पनियाती फाके हुई क्यों। पनियाती फाके का अर्थ नहीं बताना, मुझे बताना है कि पनियाती फाके क्यों हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से पनियाती फाके हुई। ठीक है, ये बताओ। 4 और एक अंतिम प्रश्न और पूछ लेता हूं, इन 5 के जवाब देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ठीक देता है। ठीक है, देखें देखें देखें, चलिए 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 चलिए, अच्छा सा प्रश्न ढूंढते हैं। हम्म हम्म, मिला नहीं अच्छा सा प्रश्न 5वां। चलो आसान सा प्रश्न ही पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्ट, ये जो अर्थ एब्स्ट्रैक्ट है इसका अर्थ अभी अभी मैंने बताया था। बिना चीटिंग किए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। ये है 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन के अगर आप पांचों जवाब दे देते हो, आपको आता है, तो आप सच में बहुत अच्छे तरीके से पाठ पढ़ पाए। और जिन बच्चों को जो बच्चे लेट आए हैं या आधा घंटा बीत जाने के बाद आए हैं, 15 मिनट बीत जाने के बाद, या कुछ भी थोड़ा बहुत भी लेट आए हैं, वो शुरू से वीडियो देखिए बजाय बीच में से। बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ये पहले ही बता देता हूं कि अगर आप शुरू वीडियो देखते हैं, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखते हैं, तो पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सभी से गुजारिश है, सभी से पूरा चैप्टर ही देखना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं। इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। जो बाद में देख रहे हैं वो भी, जो लाइव नहीं देख रहे वो भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा उनका भी कि आपने पूरा वीडियो देखा तो समझ में आ गया या अधूरा देखा। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप अधूरा वीडियो न देखें। और फिर से एक बात यही कहूँगा कि अनअकैडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए। और जिन प्रश्नों को मैंने अभी अभी पूछा है, मैंने बताया है कि 5 क्वेश्चन के जवाब अगर पांचों आंसर ठीक होते हैं, तो आप समझ लेना आपने बहुत अच्छा पाठ पढ़ा। 4 भी अगर ठीक होते हैं तो भी इतना बुरा नहीं था। और अगर 3 जवाब होते हैं तो आपको 70% या 80% ही पार्ट समझ में आया, बाकी का नहीं समझ में आया। और अगर 2 या 1 जवाब ठीक होता है तो आप समझ लेना हमारे पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया। तो ये थी अंतिम बात मेरी। जितने भी मेरे वीडियोस, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कारण ये है कि इतने देर से हम आप बने हुए हमारे साथ, या पूरा पाठ आपने समझा और मेरे समझाने का तरीका आपने पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो आप जा सकते हैं, मैं भी चला जाऊंगा। अगर आप मुझे बाय कर दे तो कमेंट बॉक्स में ही कर सकते हैं, और तो कहाँ करेंगे, बाय कर दीजिए। बाय बच्चों, बाय।
थैंक यू, आपने मेरी क्लास ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, शुक्रिया। बाय एवरीबॉडी, बाय।